Yes, good evening, good evening. वेरी गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है मेरी? आवाज एकदम क्लियर है? गुड। चलो भाई स्टार्ट करें। डाइजेस्टिव सिस्टम, लेक्चर नंबर सेकंड। हमने बेसिक ओरल कैविटी और ओरल कैविटी में टीथ कंप्लीट हमने पढ़ लिया था। क्लियर? तो आगे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। चलो भाई, यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वंस अगेन सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर काफी लंबा गैप हो गया क्योंकि मेन रीजन ये था कि जो तुम लोगों के स्पेशल बैक पेपर यूपीबीटी वालों बच्चों ने दिया था तो उनका रिजल्ट का फीडिंग चल रहा था, है ना। तो क्या है, देर रात तक फीडिंग चल रही थी। होता क्या था, यूजुअली जब कॉपी चेक होती थी हम लोग दिन में जाते थे, कॉपी चेक करके शाम तक आ जाते थे, क्लास ले लेते थे। लेकिन इधर जब रिजल्ट की फीडिंग थी तो काफी लंबा समय, मीन्स एक हफ्ते का समय मांगा गया था कि एटलीस्ट एक हफ्ते दो, हम चार दिन में ही फीड किए। 4 दिन के बाद हमने कहा भाई अब समय नहीं है ना। तो इस वजह से समय चला गया। यूपीबीटी में आपके रिजल्ट की फीडिंग, यानी जो स्पेशल बैग बच्चे दिए हैं उनके रिजल्ट की फीडिंग चल रही थी, तो उसी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, इसीलिए 3-4 दिन क्लास नहीं हुई थी। ओके, चलो भाई लेक्चर नंबर सेकंड पे आते हैं और शुरुआत करते हैं जीभ से। टंग वगैरह, टंग हम जबान यानी टंग, है ना। टीथ हमने पढ़ लिया था, टंग के बारे में बात करेंगे। तो जबान जो है आपकी बहुत लंबी है, और आपकी क्या, सबकी ही लंबी होती है। और जो जबान है बहुत हद तक सेहत को खराब करने की जिम्मेदारी अकेले इस जबान पे है। लोग पेट को दोष देते हैं, पेट में तो थोड़ा चारा डाल दो तो शांत हो जाता है, लेकिन किसी भी नुकसान करने वाली चीज को अगर देखती है जबान तो सबसे ज्यादा यही परेशान करती है। और जो चीज जितनी ज्यादा नुकसानदायक है वो जबान को सबसे ज्यादा पसंद आती है। ये चीज महसूस करके देखना आगे जाके। अभी जब तक यंग एज है तब तक तो कुछ नुकसान नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तो जो चीजें जितनी ज्यादा नुकसान करती जबान को उतनी ज्यादा पसंद आती है ना। टंग क्या है, प्राइमरी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ओरल कैविटी में पाया जाता है। प्राइमरी मस्कुलर ऑर्गन है जो ओरल कैविटी में पाया जाता है, राइट। और कवर्ड रहता है मॉइस्ट पिंक टिश्यू से, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा, या मुख गुहा में स्थित एक प्रमुख पेशी अंग होता है ना। म्यूकोसा झिल्ली से ये क्या रहता है, ढका रहता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्पेशली टंग की, तो सरफेस ऑफ टंग कैसा है, टाइनी बम्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पेपिलाज। टाइनी बम्स बोले तो जो आपकी टंग है कुछ इस तरीके से होती है, और इसमें इस तरीके से अगर आप नॉर्मल भी किसी की भी जबान को सिंपल लेंस से भी आप देखते हो तो एकदम फ्लैट नहीं दिखेगी। कैसी दिखेगी? खुरदुरी टाइप की दिखती है ना। तो ये क्या है, इन्हीं को हम पेपिलाज बोलते हैं। बम्स यानी उभार, छोटे छोटे से उभार होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पेपिली बोलते हैं, राइट। विच गिव द रफ टेक्सचर, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये खुरदुरा सा दिखता है। इन्हीं पेपिलीज पे क्या होती है, टेस्ट बड, जो स्वाद के लिए जो टेस्ट मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं टेस्ट बड्स, है ना। ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व लाइक, इनसे क्या है, नर्व कनेक्टेड होती हैं जो सीधा कहां से, ब्रेन को कनेक्ट करती हैं। किसको? डायरेक्टली ब्रेन को कनेक्ट करती हैं, और फिर जो है हमें स्वाद मिलता है। अलग अलग तरीके के स्वाद के सिग्नल्स होते हैं, आगे जाके बात करेंगे, है ना। जो कहां से, ब्रेन से। टंग बेसिकली अटैच होती है फ्लोर ऑफ द माउथ। किससे अटैच होती है? माउथ के फ्लोर से अटैच्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम। अपनी जबान को जब पलटोगे, उल्टा करोगे, तो ये देखो, ये यहां से जबान को जब ऊपर तालू से लगाओगे
तो यहां पर इस तरीके का शीशे में देखोगे तो भी दिखेगा। इसी को बोलते हैं बेसिकली फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं, ये आपकी देखो टंग है ना, ये टंग है और यहां पर ये क्या है, दैट इज फ्रेनुलम है ना। ठीक, लिंगुअल फ्रेनुलम, जिससे जो है नीचे की तरफ से जबान क्या होती है, जुड़ी हुई होती है ना। दिस इज कॉल्ड फ्रेनुलम। क्लियर है पॉइंट, है ना। और ये काफी अंदर तक है ना, ऐसा नहीं कि यहीं पे जाके खत्म हो जाती है। ठीक, तो टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय द फोल्ड ऑफ टिश्यू कॉल्ड फ्रेनुलम, या इसी को लिंगुअल बोलते हैं। और पीछे की तरफ ये हैवाइड बोन से, है ना, हैवाइड बोन। हमने आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया है, राइट, स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया है। स्केलेटल सिस्टम में आपको बताया है कि हैवाइड बोन कहां पे है ना, तो वहां से ये कनेक्टेड रहता है। ठीक, ये उसी का हिंदी है। अब टाइप्स ऑफ पेपिला की बात किया जाए, टाइप्स ऑफ पेपिला देखो, एक होती फिलीफॉर्म पेपिला। नाम याद रखो, 4 तरीके की पेपिलाज हैं, 4 टाइप्स की पेपिलाज हैं। ये उनके स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपकी लंबी चौड़ी जबान है ना, जो कई बार पिटवा भी देती है और कई बार बीमार भी कर देती है, उल्टा सीधा खिला खिला के, है ना। यस, तो देखो फिलीफॉर्म पेपिला जो रफ होती हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह के टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, राइट। ये कौन सी, ये जो पिंक कलर की होंगी, जो पिंक कलर की ढेर सारी दिख रही हैं, पिंक कलर की हैं, है ना, वो सब क्या है, वो फिलीफॉर्म पेपिला है, जिसपे कोई टेस्ट बड नहीं होता, राइट। यानी कह सकते हो इन पे किसी तरह का कोई टेस्ट बड नहीं होता। उसके बाद फ्यूजीफॉर्म पेपिला होती हैं। जो फ्यूजीफॉर्म पेपिलाज हैं वो आगे की तरफ होती हैं, जो स्वीट और सॉल्टी के लिए हैं। ये काहे के लिए है, मिठाई कुछ खाते हो ना, स्वीट या सॉल्ट, नमक खाते हो तो उसका टेस्ट का एहसास दिलाते हैं आगे की तरफ। सर्कमवेलेट पेपिला होते हैं बिटर टेस्ट के लिए। किसके लिए होते हैं, बिटर टेस्ट के लिए होते हैं। उसका लास्ट में फोलिएट होते हैं, ये खट्टेपन के लिए होते हैं। किसके लिए, सौर के लिए। तो देखो 4 टाइप की बेसिकली पेपिलाज हैं। आगे की तरफ जो होती हैं वो काहे के लिए, कुछ भी मिठाई खाते हो तो आगे ही रखते हो तो बड़ा टेस्ट मिलता है। कॉर्नर्स की बात किया जाए तो कॉर्नर्स पे खट्टेपन का एहसास और पीछे की तरफ तीखेपन का, है ना। नाम याद रखो, फिलीफॉर्म पेपिलाज हैं। फिलीफॉर्म जो पिंक कलर की है, पूरी टंग में फैली हुई हैं, इन पे किसी तरह का कोई टेस्ट बड नहीं होता। आगे की तरफ फ्यूजीफॉर्म है ना, फ्यूजीफॉर्म है तो उनपे क्या होते हैं, उनपे क्या है, फ्यूजीफॉर्म। यस, फ्यूजीफॉर्म पेपिलाज में कैसा है, स्वीट एंड सॉल्ट। यस शिवम, केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड, ठीक है, ओके। उसके बाद कॉर्नर्स की तरफ फोलिएट पेपिला है, जो खट्टेपन का टेस्ट देती हैं, और पीछे की तरफ हमेशा कैसा, इसीलिए जब कुछ ज्यादा तीखा लग जाता है तो क्या मांगते हो, मीठा मांगते हो। और मीठा जब खाते हो, है ना, तो भाई जाहिर सी बात है पूरी टंग जुड़ी हुई है, मस्कुलर है, पूरी टंग जुड़ी हुई है। तीखा यहां खाओगे तो स्वाद यहां मिलेगा, लेकिन स्प्रेड पूरे में हो जाता है, फैल पूरे में जाता है। कुछ भी हो, टेस्ट बड्स कहीं से भी हो, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं है कि खाली पीछे ही तीखा लगेगा, है ना, वो बहुत तेजी से पूरे उसमें घूम जाता है। ठीक है, फिर जबान का फंक्शन की बात किया जाए तो भाई फंक्शन तो सबको पता है, राइट, फंक्शन तो सबको पता है। क्या है, टेस्ट सेंसेशन। और टेस्ट सेंसेशन कौन से, खट्टा मीठा तीखा, है ना। आइडेंटिफाई खट्टा सॉल्टी बिटर टेस्ट। उसके बाद मेस्टिकेशन के लिए कुछ भी आप खाते हो तो उसको क्या है, सलाइवा के साथ मिक्स करने के लिए जबान का योगदान है। अगर जबान नहीं है, सपोज करो जबान का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो कितना भी दांतों से तुम चबा लो, सलाइवा पे अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि जबान ही है जो खाने को इधर भी ले जाएगी, इधर भी ले जाएगी, पूरे मुंह में घुमाती है ना। दांत केवल काटने का, दांत के नीचे पहुंचेगा खाना तभी दांत चबा सकता है, लेकिन दांत के नीचे पहुंचाने का काम जबान का है।
राइट। उसके बाद पूरे मुंह में घुमाने का काम जबान का है, मस्कुलर होती है, तो सलाइवा के साथ, इसी को बोलते हैं मेस्टिकेशन। क्या बोलते हैं? चिविंग, चबाना या मेस्टिकेशन। उसके बाद जब पूरी तरीके से सलाइवा मिक्स हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं हम, नीचे की तरफ, यानी कहां पर, आपकी ओरल कैविटी से जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉमन कैविटी होती है फूड और एयर के लिए, है ना। फेरिंग्स में जाता है, कहां से, जैसे ही हम निगलते हैं, निगलने को क्या बोलते हैं, डिग्लूटिनेशन, टर्म याद रखना। मुंह से खान जब पूरी तरह से सलाइवा मिक्स हो जाता है तो उसको निगलने के प्रोसेस को डिग्लूटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पुश फूड टुवर्ड्स द फेरिंग्स, है ना, फेरिंग्स में, ठीक है। स्पीच के लिए भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बोलने के लिए जबान, क्योंकि जबान नहीं होगी तो बोल नहीं पाओगे। भाई साउंड कहां से निकलता है, आपके लैरिंग से, लेकिन वो हवा का फ्लो किस तरीके से जाएगा वो तय करती है आपकी जबान, यानी आपकी टंग, ठीक है। तो भाई इंपॉर्टेंट चीज है, अगर लिंगुअल फेनुलम मतलब जहां से जबान नीचे से जुड़ी है, अगर फ्रेनुलम छोटा हो गया तो जबान का मूवमेंट ज्यादा नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को टंग टाई बोलते हैं या एंकाइलोग्लॉसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंकाइलोग्लॉसिया। अगर टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं है ऑन द फिलीफॉर्म पैपिलीज, कहां पर, अगर टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं है फिलीफॉर्म पैपिलीज पे, है ना, तो फिर कोई बात नहीं, है ना। टेस्ट बड्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन फिलीफॉर्म, क्योंकि यही ऐसी पैपिला हैं जिन पे टेस्ट बड नहीं होता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि भाई कहां पर, कौन से में कौन सी टेस्ट बड पाई जाती या किसमें कोई भी टेस्ट बड नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखो, जो फिलीफॉर्म पैपिलाज हैं पिंक कलर की, इस पे कोई भी टेस्ट बड नहीं पाया जाता, है ना। फिलीफॉर्म पैपिले पे कोई भी टेस्ट बड नहीं पाया जाता, ठीक। उसके बाद अब टेस्ट बड की बात। अब टेस्ट बड हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ये देखो एक और सिंपल सा स्ट्रक्चर है जहां से आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक। ये आपकी भाई लंबी चौड़ी जबान है जिसका कोई तोड़ नहीं है ना। पीछे की तरफ बिटर टेस्ट, कॉर्नर की तरफ शॉर, और एकदम आगे की तरफ स्वीट, और साइड में दोनों सॉल्टी, ठीक है। तो ये टेस्ट बड्स हैं आपकी। उसके बाद बात करते हैं ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है? फेरिंग्स। और फेरिंग्स हमने जब आपको टीथ पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में फेरिंग्स के बारे में बता दिया था, फिर भी इन शॉर्ट यहां पे चीजों को समझ लो। फेरिंग्स एक कॉमन स्पेस होता है। फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन स्पेस होता है। आप मुंह, भाई इधर क्या है, ये आपकी नोज, नेजल कैविटी, ये आपका क्या है, ओरल कैविटी यानी माउथ, ठीक है। नेजल कैविटी के पीछे जब सांस लेते हो तो यहां का जो एरिया है ये क्या है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स है ना। और नेजल कैविटी के पीछे इसको हम क्या बोलते हैं, नेसोफेरिंग्स, नेसो फेरिंग्स बोलते हैं, है ना। माउथ यानी ओरल कैविटी के पीछे के एरिया को क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स बोलते हैं ना। तो जब भी कुछ खाते हो आप, जब भी कुछ खाते हो तो फेरिंग्स में जाएगा। सांस अगर नाक से लोगे तो भी फेरिंग्स में जाएगा, मुंह से लोगे तो भी फेरिंग्स में जाएगा, है ना। और तीसरा पार्ट क्या होता है, विंड पाइप के ऊपर, तुम्हारी ट्रैकिया के ऊपर लगा रहता है लैरिंग्स। तो ये जो फेरिंग्स है ये कहां पर, आपकी ओरल कैविटी के एंड से कहां पे खत्म होती है, आपकी ट्रैकिया पे खत्म होती है। कहां पे खत्म होती है, ट्रैकिया के ऊपर वॉइस साउंड बॉक्स जिसको बोलते हैं, दैट इज लैरिंग्स, है ना। तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंगो फेरिंग्स। तो जो ग्रसनी है ना, फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं ना। तो ग्रसनी नाक के पीछे नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी ओरोफेरिंग्स, और जो एंड होती कहां पे, लैरिंगोफेरिंग्स। 3 पार्ट होते हैं। तो बेसिकली बोल सकते हो फेरिंग्स को कॉमन स्पेस है। क्या है, कॉमन स्पेस है एयर एंड फूड के लिए, एयर एंड फूड के लिए, दैट इज क्या है, ग्रसनी, है ना। तो भाई फेरिंग्स कॉमनली कॉल्ड थ्रोट भी इसको बोलते हैं, मस्कुलर फनल शेप्ड होता है।
जब भी आप खाने का डिग्लूटिनेशन करते हो, खाने को जब निगलते हो, तो वो कहां पर पहुंचता है? फेरिंग्स में पहुंचता है। याद रहे, मुंह में जब सलाइवा के साथ खाना तुम्हारा मिक्स हो जाता है तो उस फूड को हम क्या बोलते हैं? दैट इज बोलस, है ना। कुछ चीजें ध्यान रखो, मुंह में, माउथ में फूड प्लस सलाइवा, फूड प्लस सलाइवा, इसको क्या बोलते हैं? बोलस, है ना। यही आता है स्टमक में। क्या आता है? स्टमक में। तो स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस इसी किसमें? इसी बोलस में मिलता है, बोलस के साथ। तो क्या हो जाता है? इसको बोलते हैं काइम, ठीक है। और फिर इंटेस्टाइन की बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें तो यही जो काइम है, काइम में इंटेस्टाइनल जूस मिलता है। इंटेस्टाइनल जूस जब मिलता है तो इसी को क्या बोलते हैं? काइल, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, है ना। माउथ में जब फूड सलाइवा के साथ अच्छे से मिलता है तो इसको हम बोलस बोलते हैं, है ना। और बोलस को निगलने के प्रोसेस को डिग्लूटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्लूटिनेशन। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, है ना। और वही बोलस अगर गैस्ट्रिक जूस में, पेट में मिल जाता तो उसको हम काइम बोलते हैं। इसी काइम में जब इंटेस्टाइनल यानी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिओडिनम में जो पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस मिक्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। तो तीनों टर्म जरूर याद रखना, है ना, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो फेरिंग्स में भाई जो टंग से फूड, जो खाना है, जबान पुश करती है फेरिंग्स में, उसको हम बोलस बोलते हैं। जो कहां चला जाता है? आपके फूड पाइप में, यानी खाने की जो नली है उसमें चली जाती है। इसमें मदद करता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एपिग्लॉटिस वो फैन लाइक स्ट्रक्चर है, वो पंखे की तरह का स्ट्रक्चर है जो हवा को ट्रैकिया में यानी विंड पाइप में, जो खाने को विंड पाइप में नहीं जाने देता। जब भी खाना ऊपर से आता है फेरिंग से, तुरंत सेंस कर लेता है वहां पर एपिग्लॉटिस कि हवा आ रही है कि खाना आ रहा है। और अगर खाना आ रहा है तो एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को यानी विंड पाइप को बंद कर देता है, और अगर हवा आ रही है तो विंड पाइप को खोल के रखता है, ठीक है। तो हवा, विंड पाइप यानी आपकी हवा की नली में, ट्रैकिया में जाएगा नहीं जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? एपिग्लॉटिस डिसाइड करता है। तो जब भी खाना आता है वो कहीं हवा की नली में ना चली जाए, सांस की नली में ना चला जाए, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, है ना। तो एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को, सांस की नली को बंद कर देता है, जिससे खाना फूड पाइप में चला जाता है। जिस फूड पाइप को क्या बोलते हैं? इसोफेगस। याद रहे, इसोफेगस में किसी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं होता, किसी भी तरह का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम यहां पर नहीं होता। इसमें खाली म्यूकस की ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं? श्लेष्मा यानी म्यूकस की ग्लैंड होती हैं, जो फूड को सीधे सीधे, सिर्फ एक पाइपलाइन है जो कहां पर? स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। फेरिंग्स की लोकेशन ओरल कैविटी के पीछे होती है ना। ओरल कैविटी के पीछे होती है फेरिंग्स की पोजीशन, ठीक है। यस, हाँ, स्ट्रक्चर और कनेक्शन की बात किया जाए, मुंह और नाक को इसोफेगस यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से जोड़ता है। माउथ और लैरिंग्स, माउथ और नोज को कौन जोड़ता है? लैरिंग्स, है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक को। यानी जो लैरिंग्स होता है वो ट्रैकिया के ऊपर होता है, जो फूड की पाइप है ना तुम्हारी, ये यहां पर लैरिंग्स होता है, जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक। माउथ, नोज से हवा कहां पे? डाइजेस्टिव सिस्टम, इसोफेगस में, यानी फूड जाएगा फूड पाइप में। इसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप भी है, आगे हम डिस्कस करेंगे, है ना। माउथ और लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है। इसोफेगस तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और लैरिंग्स तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके बाद कॉमन पैसेज की बात करें, जो हमने अभी आपको बताया कि कॉमन होता है काहे के लिए? फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कॉमन है। कहते हैं कि अगर कोई चीज बताओ जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉमन है ना,
तो क्या है, फेरिंग्स तुम्हारा कॉमन पार्ट है। तुम नाक से सांस लोगे तो भी फेरिंग्स में हवा जाएगी, और मुंह से सांस लोगे तो भी। खाना खाओगे, है ना, तो भी कहां जाएगा, खाना खाओगे तो भी कहां जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा। कई बार तुम देखते होगे, अब फेरिंग्स में जाने के बाद डिसाइड होती है हवा या खाना कि वो विंड पाइप में जाएगा कि फूड पाइप में। कई बार देखते हो कि जब वोमिट होती है, जब किसी को वोमिट होती है और ज्यादा होती छोटे बच्चों को, तो मुंह से भी निकलता है और नाक से भी निकलता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब पेट से रिवर्स आया तो कहां पे आएगा, कॉमन स्पेस में, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स कॉमन है, नाक वाली नली भी फेरिंग्स से जाती है और मुंह वाली भी, है ना। तो कई बार मुंह से, और ज्यादा तेज आ गया रिफ्लक्स तो नाक से भी निकल जाता है। उसके पीछे की वजह वही है, क्योंकि कॉमन स्पेस इज फेरिंग्स, है ना, कॉमन स्पेस है फेरिंग्स। फेरिंग्स का काम बेसिकली फूड को, जब ब्रीदिंग होती, जब जब स्वॉलोइंग होती है, डिग्लूटिनेशन होता है, तो भाई फेरिंग्स का काम क्या है कि भाई इसको फूड पाइप तक भेजना, है ना, सेंड इट टू द फूड पाइप, है ना। और ट्रैकिया में न जाने पाए उसके लिए एपिग्लॉटिस इंश्योर करता है कि सांस वाली नली में खाना न जाने पाए। अगला आता है इसोफेगस, जिसको बोलते हैं फूड पाइप। अब ध्यान रहे, जो इसोफेगस है आपका, है ना, जो इसोफेगस है, ये देखो, यहां से तुमने खाना खाया, इधर है तुम्हारा फेरिंग्स, हमने कहा ना जो कॉमन स्पेस है, जो कॉमन स्पेस है, ठीक। तो यहीं पर इसको दो पार्ट में कर देते, दो पार्ट में क्या, इधर कर देते हैं। ये तुम्हारा सी शेप्ड है, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने इसके पहले पढ़ाया था, वहां पे बहुत अच्छे से बताया था ना। ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं ना, विंड पाइप, विंड पाइप बोलते हैं। और पीछे की तरफ, ये आगे जो दिखता है ये ट्रैकिया है, और पीछे की तरफ जो होता है ये होता है इसोफेगस। क्या होता है, इसोफेगस या फूड पाइप, खाने की नली भी बोलते हैं इसको, है ना। तो यहां पर एपिग्लॉटिस इसको बंद कर लेता है जब खाना आता है। तो ये तुम्हारा जो इसोफेगस है, ये सिर्फ क्या काम करता है, फूड को पेट के अंदर, ये क्या है, स्टमक है, फूड को स्टमक तक लाने का काम करता है और कुछ नहीं। ये कनेक्टिंग लिंक है ओरल कैविटी से स्टमक के बीच में। किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे खाली म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से चिपचिपा हो जाए और फूड आराम से पेट के अंदर चला है, ठीक है, पेट के अंदर चला। तो इसोफेगस क्या है, हॉलो मस्कुलर ट्यूब है, जो ट्रांसपोर्ट करता है, सलाइवा है, पानी पीते हो तो लिक्विड है, फूड है ना, जो कुछ मुंह से खाते हो वो तुम्हारे फूड पाइप में आज स्टमक तक पहुंच जाए। तो मस्कुलर ट्यूब है जो कि फेरिंग्स और स्टमक को, या ओरल कैविटी स्टमक को कनेक्ट करता है। अगर लेंथ की बात किया जाए तो लगभग 8 इंच, 8 इंच लॉन्ग है ना। पिंक कलर के म्यूकोसल टिश्यूज इसमें होते हैं, और ये किधर रहती है, ट्रैकिया के पीछे। ये जो आगे दिखता है ये ट्रैकिया या विंड पाइप है, इसके पीछे की तरफ, यानी सामने से अगर आप देखो तो सामने से आपको फूड पाइप नहीं दिखेगी, सामने से जो दिखता है वो क्या होता है, वो ट्रैकिया होता है, ठीक है, ओके। हाँ, तो फूड पाइप पे जो मूवमेंट होता है, जो फूड नीचे की तरफ आता है ना, फूड पाइप से क्या होता है, यहां से तुमने खाना खाया, ये फूड नीचे आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहां से डाला और ढम से यहां पे आ गया। फूड धीरे धीरे आता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे मसल्स हैं जो फूड को पकड़ती छोड़ती, पकड़ती छोड़ती, यानी धीरे धीरे सरकते हुए ये फूड आता है। इसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट, पेरिस्टेलिसिस, है ना। क्या बोलते हैं इस मूवमेंट को, पेरिस्टेलिसिस। पूरा जो तुम्हारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है। इसको पूरे को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें जो भी डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड जिस चीज का भी मूवमेंट होता है वो किस तरीके से, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट को ही बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस, ठीक है। मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टेलिसिस। अब फूड पाइप यानी इसोफेगस में जो है लेयर्स होती हैं, कैसी, 4 लेयर्स होती हैं, ठीक, 4 लेयर्स होती हैं। अब देख लो वो लेयर्स क्या है।
ये जो तुम्हारा इसोफेगस है, नाम कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सी इंटरनल है कौन सी आउटर। यहां से छोटे से टुकड़े को कट किया गया तो देखा गया जो बाहर की तरफ है वो मस्कुलर लेयर है, ये जो बाहर की तरफ वाली है ये मस्कुलर लेयर है, मसल्स की बनी है। फिर अंदर सब म्यूकोसा और सबसे अंदर की तरफ म्यूकोसल लेयर है। और ये जो बाहर की जो कैप्सूल कवरिंग है इसको हम एडवेंटिजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवेंटिजिया बोलते हैं। बेसिकली म्यूकोसा सबसे अंदर की, सब म्यूकोसा उसके ऊपर, और फिर मसल्स, और मसल्स को भी कवर करती है एडवेंटिजिया। तो भाई ये 4 लेयर्स हैं जो इसोफेगस में पाई जाती हैं, है ना, जिसमें मेन जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा और मसल का ही काम है जो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और म्यूकोसा सब म्यूकोसा क्या करती हैं? ये फूड को मॉइस्ट रखती हैं ताकि आसानी से नीचे की तरफ सरकता हुआ फूड नीचे चला आए, है ना। ठीक है, मस्कुलरिस जो होता है, मस्कुलरिस इसी को बोलते हैं, ये पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फूड पाइप का फंक्शन क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जो मूवमेंट होता है जो मैंने अभी बताया, फूड ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसको पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट बोलते हैं। प्लस एक खास बात और, यहां पर जहां से इसोफेगस फूड पाइप खत्म होता है एक ढक्कन लगा होता है, एक ढक्कन लगा होता है जिसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। इस ढक्कन को, ये ढक्कन इस बात को इंश्योर करता है कि फूड जब ऊपर से आया है तो यहां से वापस न जाने पाए, है ना, वन वे रास्ता रहे, ये फूड खाली नीचे की तरफ आए वापस न जाए, इसलिए ये ढक्कन रहता है जिसको हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं। लोअर मतलब नीचे, ये इसोफेगस है, इसे ये इसोफेजियल, और स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं? ढक्कन, है ना, या इसी को हम फूड पाइप भी का ढक्कन भी बोल सकते हैं। तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या बोलते हैं? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जब कभी तुम्हें इंडाइजेशन हो जाता है ना, यस, जब तुम्हें कभी इंडाइजेशन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, वोमिटिंग हो जाती है, तो अंदर से प्रेशर इतना ज्यादा होता है, इसीलिए कई बार देखते हो मन खराब होता, तुरंत नहीं बाहर आता, बहुत फोर्स लगता है, बहुत ताकत लगती है, लगता है पूरी आंतें बाहर निकल जा रही हैं, राइट, क्योंकि ये मजबूती से पकड़ के रखता है, तब फिर इधर से वापस जाता है और माउथ के रास्ते से बाहर, है ना, वोमिटिंग के टाइम पे, राइट सरिता, है ना। तो इसी को बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। और जब कभी कभी इंडाइजेशन होने से क्या होता है, जैसे क्या होता है, रिवर्स मार देता है, तो मुंह में हमें खट्टा खट्टा सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि पेट का एटमॉस्फेयर कैसा एसिडिक है, पेट में HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब रिवर्स मारता है ना, ज्यादा खा लेते हो, खट्टी डकार आने लगती है, तो कैसा मुंह में खट्टापन आने लगता है, इसीलिए बोलते हैं खट्टी डकार आ रही है, इसी को बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स, है ना। और एसिड रिफ्लक्स ना हो पाए, एसिड वापस से आपके मुंह में ना आ पाए, इसीलिए लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है यहां पर। ठीक, ये उसी का जस्ट हिंदी है। उसके बाद बात करते हैं स्टमक की। स्टमक के बारे में ध्यान से समझो भाई, देखो 4 पार्ट होते हैं आपके स्टमक के, बहुत ध्यान से समझना, है ना। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। अब भाई देखो, यहां से फूड आ गया नीचे, ये तुम्हारा इसोफेगस है ना, इसोफेगस से फूड नीचे आया, जैसे ही जहां से स्टमक शुरू होता है, इस पोर्शन को बोलते कार्डियक, कार्डियक रीजन, है ना। 4 पार्ट हैं इसमें, कार्डियक रीजन। उसके बाद फूड तुम्हारा कार्डियक रीजन से कहां पर आता है? मेन बॉडी में, सबसे ज्यादा लंबे समय तक ये यहीं पे रहता है, बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहीं पर मेटाबॉलिज्म होता है, यहीं पर एसिड होता है, एसिड एक्टिवेट करता है, यहीं पर कॉर्नर्स में ग्लैंड्स होती है जो एसिड का सिक्रीशन करती है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं। पेट के अंदर खाली प्रोटीन का डाइजेशन होता है और किसी चीज का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है ना। तो प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, इसमें बहुत सारा क्या रहता है? केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब जब केमिकल रिएक्शंस होगी तो गैस निकलेगी, जब गैस निकलेगी तो गैस कहां पर इकट्ठा होती है? ये जो रीजन है फंडस, ये फंडस डोम शेप्ड है ना, इसी में अनडाइजेस्टेड और गैस वगैरह यहीं पर आके इकट्ठा हो जाती हैं। इसीलिए जब खाना ज्यादा खा लेते हो तो ये गैस डकार के माध्यम से
बाहर निकलती। क्यों? क्योंकि ये पेट को दबाती रहती हैं। जब डकार आ जाती है तो पेट हल्का हो जाता है, खाली होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो गैस नीचे प्रेशर डाल रही थी, ये गैस रिलीज हो गई, जिससे कि स्पेस ज्यादा मिल गया। समझ रहे हो ना? है ना? तो बॉडी मेन एरिया है, और उसके बाद होता है पाइलोरस। यहां से याद रहे, ये जो पाइलोरस का एंट्री है, इसी को हम पाइलोरस कैनाल या पाइलोरस एंट्रम बोलते हैं। ये जो पाइलोरस, यहीं पर एक ढक्कन और लगा रहता है, जिसको हम पाइलोरस स्फिंक्टर बोलते हैं। ये इंश्योर करता है, ये कनेक्ट करता है बेसिकली कहां से? स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो भाई 4 पार्ट हो गए किसके? 4 पार्ट स्टमक के, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। अगर बोला जाए सबसे टॉप मोस्ट पार्ट कौन सा है? कार्डियक है। लोअर मोस्ट पार्ट कौन सा है? पाइलोरस है। इसोफेगस फूड पाइप के पास पार्ट कौन सा है? कार्डियक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम के पास कौन सा पार्ट है? तो पाइलोरस है। क्लियर? 4 पार्ट, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। ठीक है, ये पार्ट होते हैं। और याद रहे, जैसे घरों में मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, उसी तरीके से आपके पास पेट होता है। स्टमक क्या है? मिक्सिंग ग्राइंडिंग मींस जो भी आप खाना खाते हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम। डाइजेस्टिव सिस्टम जब पहले लेक्चर में पढ़ाया था तो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था आपको ना। तो स्टमक का हिंदी में क्या बोलते हैं? आमाशय बोलते हैं ना। ये कैसा होता है? जे शेप्ड होता है। ये कैसा होता है? जे शेप्ड, इस तरीके का जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन की डिओडिनम के बीच में होता है। लोकेशन अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, नोट रखना, अपर लेफ्ट पार्ट जे शेप्ड है। इसकी कैपेसिटी 1 से 1.5 लीटर की है। कैपेसिटी कितनी? 1 से 1.5 लीटर की है। मेजर पार्ट क्या क्या है भाई? एक पहला पार्ट है कार्डियक, है ना। कार्डियक कहां से? इसोफेगस के जस्ट नीचे, जहां से इसोफेगस खत्म होता है वहीं से कार्डियक रीजन स्टार्ट होता है। फूड स्टमक में सबसे पहले कहां पर पहुंचता है? कार्डियक रीजन में पहुंचता है। ठीक है, अगला पार्ट आता है फंडस। फंडस कैसा होता है? डोम शेप्ड, हमने बताया था आपको, राइट। ये रीजन तुम्हारा है कार्डियक और ये रीजन तुम्हारा है फंडस का। फंडस रीजन, ये मेन रीजन तुम्हारा बॉडी का है, और ये वाला है पाइलोरस, है ना। तो फंडस अपर डोम शेप्ड पोर्शन स्टमक में, लोकेशन कहां पे है? कार्डियक के जस्ट ऊपर, कार्डियक के ऊपर की तरफ, और स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड फूड और गैसेस। जो डाइजेशन के दौरान गैस वगैरह रिलीज होती, जो डकार से बाहर आती है। उसके बाद मेन पोर्शन होता है बॉडी, जहां पर मेन केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एक्टिविटीज जो होती हैं वो इसी बॉडी में होती हैं। उसके बाद एंट्रम, स्टमक का सबसे लोअर पार्ट जो होता है, जिसको हम एंट्रम बोलते हैं, जो जाता है कहां पर? पाइलोरस के पास। पाइलोरस के पास, है ना, पाइलोरस से जोड़ता है, जो कि फूड को बाकायदे ग्राइंड करता है। फिर लास्ट में पाइलोरस है, ये लास्ट पार्ट होता है। यहीं पर ये जो फूड पहुंचता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? काइम। यानी पाइलोरस में पहुंचा है, इसका मतलब कंप्लीट गैस्ट्रिक जूस इसमें मिला है, प्रोटीन डाइजेशन काफी हद तक हो चुका है, राइट। और यहां पर अब ये अगर पाइलोरस स्फिंक्टर ओपन होगा तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की डिओडिनम में पहुंचेगा। यानी पाइलोरस में जो फूड पहुंचा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? काइम। क्या बोलेंगे? काइम, है ना। लेयर्स की बात करें अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की, लेयर्स की अगर बात किया जाए तो ध्यान दो, लेयर्स, है ना। यहां पर देखो, ये तुम्हारा स्टमक है, खैर ये तुम्हारा स्टमक है, ठीक। यहां पर जैसे तुम्हारा ये कार्डियक रीजन हो गया, ये फंडस रीजन हो गया, ये मेन बॉडी हो गई, ये पाइलोरस हो गया। अब यहां पर जो सबसे बाहर की लेयर है, यहां से देखो, यहां से लेयर हमने ली, सबसे बाहर की प्रोटेक्शन के लिए सिरोसा है। उसके बाद ये जो ग्राइंडिंग और मिक्सिंग का काम करेगा, मसल लेयर है। उसके बाद मसल के बाद म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, ये प्रोटेक्टिंग लिए म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, जिससे जो स्ट्रॉन्ग एसिड भरा हुआ है,
स्ट्रॉन्ग एसिड से आपके पेट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार म्यूकस का सिक्रीशन करती रहती है, कंटिन्यूअसली म्यूकस का सिक्रीशन करती रहती, नहीं तो ये एसिड पेट को फाड़ के बाहर निकल आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पेट में लेके तुम घूमते हो, अगर उसको हाथ की हथेली पे रख दिया जाए तो हड्डियों को गला के वो नीचे लेके आ जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हो। सोचो पेट में लेके घूमते हो, दौड़ते हो, सोते हो, कितना, तो सोचो अगर थोड़ा भी मैकेनिज्म गड़बड़ा जाए तो पेट को फाड़ के ये एसिड बाहर आ सकता है ना। तो ये लेयर्स हैं काहे की, स्टमक की। सिरोसा सबसे बाहर की आउटर लेयर है, मस्कुलरिस जो लेयर होती है स्पेशल फीचर होती है ना, किसमें, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक, और ये जो ऑब्लिक मसल्स होती है खाली पेट में होती, ना इंटेस्टाइन में होती, ना माउथ में, कहीं नहीं, खाली आपके स्टमक में होती हैं, जो कि मिक्सिंग ग्राइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स नर्व होती हैं, और म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जहां से गैस्ट्रिक जूस का प्रॉपर सिक्रीशन होता है, ठीक है। अब कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं आपके स्टमक में जहां से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो भाई गोबलेट सेल्स, गोबलेट सेल्स एक ऊपर फंडस रीजन में है ना, ऊपर फंडस रीजन में और नीचे पाइलोरिक रीजन में पाए जाते हैं। ये लगातार म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, श्लेष्मा का सिक्रीशन करते हैं, जो पेट को आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से, स्ट्रॉन्ग एसिड से बचाता है। तो गोबलेट सेल्स काहे के लिए है, गोबलेट सेल्स बेसिकली म्यूकस सिक्रीशन के लिए है। उसके बाद पैराइटल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं। ये बॉडी और एंट्रम पार्ट में, यानी मेन बॉडी में है ना, ये मेन बॉडी में, और ये एंट्रम पार्ट है इधर लास्ट वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम पार्ट। यहां पर ऑक्जेंटिक सेल्स होती है जो HCl को सेक्रेट करती हैं, HCl को सेक्रेट करती हैं, और साथ में रेनिन को, किसको, रेनिन, जिसको हम कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। फिर चीफ सेल भी बॉडी और एंट्रम में होती हैं, जो पेप्सिनोजन यानी पेप्सिन और प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, इन सबका सिक्रीशन करती हैं। पेप्सिनोजन याद रहे, थोड़ा सा ध्यान रखना, पेट में कहते हैं किसका डाइजेशन होता है, पेट में किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है ना। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यहां पर पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है चीफ सेल से। कौन सी सेल्स, चीफ सेल से पेप्सिनोजन, और जहां पर पेप्सिनोजन रहता है इनएक्टिव, इसको एक्टिव करने का काम HCl करता है, इसको एक्टिव करने का काम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन डाइजेशन नहीं होगा, तो पेप्सिनोजन उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस में कन्वर्ट कर देता है। गैस्ट्रिक लाइपेज फर्स्ट एंड थर्ड बॉन्ड फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड का डाइजेशन नहीं होता, थोड़े बहुत बॉन्ड खाली टूटते हैं। इसको इन शॉर्ट में देख लो, इसीलिए मैंने शॉर्ट बनाया जिससे चीजें तुमको याद हो जाएं। पेप्सिनोजन देखो सिक्रीट होता है, ये है पेप्सिनोजन, कहां से सिक्रीट होगा, चीफ सेल से। कहां पर पाई जाती है, बॉडी और एंट्रम में, है ना। पेप्सिनोजन HCl की मदद से, पेप्सिन ये तुम्हारा एक्टिव एंजाइम है, ठीक है। अब प्रोटीन को पेप्सिन प्रोटीएज और पेप्टोन्स में तोड़ देगा, ठीक है, और प्रोटीएज पेप्टोन्स फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो ये अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। प्रोरेनिन को HCl रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। अक्सर देखते होंगे बच्चे दूध पीते हैं, वोमिट करते हैं, तो वोमिट दही जैसी फटी फटी सी होती है, उसके पीछे का रीजन यही होता है, रेनिन, है ना। इसको हम केसीन मिल्क प्रोटीन भी बोलते हैं, पैराकेसिनेट, यानी कैस्टलिंग, कर्डलिंग प्रोसेस, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को भाई कैल्शियम पैराकेसिनेट की मदद से कर्ड बन जाता दही, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कर्डलिंग। दही बनना है ना, दूध से दही बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कर्डलिंग्स बोलते हैं। तो बच्चों के पेट में ये कर्डलिंग प्रोसेस रहता है, किसकी वजह से, रेनिन की वजह से। स्टमक काम कैसे करता है, तो भाई फूड को स्टोर भी रखता है, फूड को स्टोर भी रख करके रखता है। ये देखो, ये आपका दैट इज
इस तरीके से स्टमक देखो, है ना, ये मस्कुलर लेयर से इस तरीके से ये काम करता रहता है। ये आपकी इसोफेगस है ऊपर से, यहां पर ये फंडस रीजन हो गया, ये कार्डियक रीजन है, ये देखो फूड पाइप है ना, क्या है, फूड पाइप है। ये फूड यहां पर आया, इसको हम कार्डियक बोलते हैं, कार्डियक रीजन। यहां पर ये तुम्हारा फंडस है, फंडस है, ये मेन बॉडी है, ये तुम्हारा एंट्रम है, पाइलोरस है ना, पाइलोरस पार्ट है। तो इस तरीके से पेट आपका काम करता है, कुछ भी खाने में जाएगा तो इसी में मिक्सर ग्राइंडर की तरीके से ये काम करता है ना, मिक्सर ग्राइंडर। फिजियोलॉजी फूड की बात करें तो मैकेनिकल डाइजेशन, देखो दो तरह के डाइजेशन है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल। माउथ में भी मैकेनिकल केमिकल, दांत मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा को, और फिर सलाइवा क्या करती है, डाइजेशन करती है ना। सलाइवा में आपके होता है अमाइलेज, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। उसी तरीके से यहां पर फूड को देखो, ये क्या हो रहा है, मस्कुलर मूवमेंट जो होता है इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, ये और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। और उसके बाद जो केमिकल होते हैं जैसे पेप्सिन हो गया, HCl हो गया, ये क्या है, ये केमिकल डाइजेशन है। केमिकल डाइजेशन में HCl एक्टिवेट करता है पेप्सिन को, और साथ में जो खाने के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर में हवा के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया, उनको किल कर देता है। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। म्यूकस ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है HCl के लिए, ठीक। यहां से बनता है काइम, क्या बनता है, दैट इज काइम बनता है। गैस्ट्रिक जूस 2 से 3 लीटर हर दिन रिलीज होता है, और स्टमक का जो पीएच है 1 से 2, है ना, 1 से 2 पीएच या 2 से 3 पीएच रहता है, ठीक। ये फिजियोलॉजी बेसिकली रहती है स्टमक की। अब सिक्रीशन का रेगुलेशन कैसे होता है, कब रेगुलेट होता है, कैसे कैसे भाई, ये जो गैस्ट्रिक जूस है कैसे रेगुलेट करेगा, तो एक होता है सिफेलिक फेज, एक होता है गैस्ट्रिक फेज, और तीसरा फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर, और पाइलोरिक स्फिंक्टर यानी जो इंटेस्टाइन में जाता है। तो जो सेफेलिक फेज होता है ये बेसिकली जैसे हम किसी चीज को, कोई खा रहा है, खट्टा खा रहा है, हम देख लेते हैं, मुंह में पानी आने लगता है, कुछ महक सूंघ लिया, किसी घर में बढ़िया बन रहा है ना, स्मेल, ये सब क्या है, ये सब ब्रेन से कनेक्टेड है, वैगस नर्व से, याद रहे ये काहे से कनेक्टेड है, वैगस नर्व से कनेक्टेड है। देखो जो वैगस नर्व है तुम्हारी, आगे नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे हम, ये देखो पूरे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरे ब्रेन को कनेक्ट करता है। कोई भी गैस्ट्रिक जूस, मोटेलिटी, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं, जैसे ही खाने की महक भी हमको आ जाती है तो मुंह में पानी आने लगता है ना। तो सेफेलिक रीजन ट्रिगर्ड बाय द साइट, स्मेल, टेस्ट, इवन थॉट ऑफ फूड, फूड के बारे में सोचने से ही बॉडी में, पेट के अंदर आपके डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं, सिक्रीट होने लगते हैं। यह चरण भोजन को देखना, सूंघना, चखना या उसके बारे में सोचने से ही शुरू हो जाता है। वैगस नर्व इस थॉट को जनरेट करता है, राइट। फिर दूसरा आता है गैस्ट्रिक चरण, है ना, गैस्ट्रिक फेज। दिस फेज बिगिंस जब फूड, अब ये गैस्ट्रिक फेज कब है, जब खाना आपके गैस्ट्रिक यानी पेट के अंदर पहुंचता है। यहां पे हाइपोथेटिकल है, सोच के डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन होता है। यहां पर जब फूड पहुंचता है फिर HCl, भाई वहां पर केमो रिसेप्टर्स, केमिकल्स के रिसेप्टर हैं, फूड को जैसे ही डिटेक्ट करते सबको भाई घंटी बजा देते, भाई चालू हो जाओ। HCl का सिक्रीशन होगा, पेप्सिनोजन का सिक्रीशन होगा, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट किया जाएगा, साथ में जब HCl सिक्रीट होता है तो म्यूकस भी सिक्रीट होता है, स्टमक को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ना। तो ये गैस्ट्रिक फेज होता है। फिर लास्ट में पाइलोरिक और गैस्ट्रिक इंपटिंग आता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर वो स्फिंक्टर होता है, वो ढक्कन होता है जो पेट को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। जब पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाता है और काइम बन जाता है, क्या बन जाता है, काइम बन जाता है, काइम बन जाता है, तो फिर गैस्ट्रिक स्फिंक्टर ओपन होता है और ये जो सेमी लिक्विड होता है ये प्रॉपर डाइजेशन के लिए आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है, और फिर इंटेस्टाइनल फेज स्टार्ट होता है। काइम जो तुम्हारा है सेमी सॉलिड इंटर करता है डिओडिनम में। डिओडिनम फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, फर्स्ट पार्ट होता है, और यहां पर गैस्ट्रिक सिक्रीशन
बंद हो जाता है, क्योंकि यहां से कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है। डियोडिनम से सिक्रीट होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसको सीसीके बोलते हैं। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका रिलीज होता है तो पेट को फीडबैक मैकेनिज्म पहुंच जाता है कि अब गैस्ट्रिक जूस की जरूरत नहीं है, यानी अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब रिलीज बंद कर दो गैस्ट्रिक जूस का, खाना हमारे पास पहुंच गया, आगे की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कोलिसिस्टोकाइनिन एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है जो अम्ल के स्राव को कम करा देता है, राइट। तो यहां से इंटेस्टाइनल फेज शुरू होता है। फिर बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बताता रहा हूं, कोलिसिस्टोकाइनिन, है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम कल के लेक्चर में। यानी कल हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा और हम स्टार्ट कर देंगे कल ही एक्सेसरीज ग्लैंड, है ना। एक्सेसरी ग्लैंड कल ही शुरू कर देंगे। क्लियर? चलो भाई, पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो, और जो कुछ पढ़ो उनको समझने की कोशिश करो। ओके, चलो बाय बाय।